नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019 के सेकेंड पार्ट पर हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। आधुनिक भारत का नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? विकल्प ए 1870, बी 1872, सी 1874 और डी 1876। तो ये 1872 में पारित किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट। बीएम मालावारी और तमाम तरह के लोग समाज सुधारक उस समय को जो थे जुड़े हुए थे। बेसिकली ये एक्ट बाल विवाह के विरोध में था, बाल विवाह के विरोध में था। और इसमें यह किया गया बच्चों कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की से कम की लड़की का विवाह न हो, इस बात की मुहिम चलाई गई थी। यानी बाल विवाह को रोकने के लिए ये चीजें शुरू की गई थी। यानी एक तरह से आप देखो कि सती प्रथा आई जब प्राचीन काल से, अगर आप देखो साहित्यिक स्रोत में महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है, वैसे जो है ये वैदिकोत्तर काल से देखने को मिलती है। स्ट्रैबो वगैरह लिखते हैं कि पंजाब की कठ जनजाति में सती प्रथा थी। बाद में इसकी निंदा की गई और अंत में राजा राम मोहन राय के प्रयास से बैन किया गया। तो सती प्रथा की समाप्ति से हमने नारीत्व की रक्षा की, यानी वीमेनहुड की रक्षा की। जब उसको हमने मरने से बचाया तो उसके जीवन में खुशहाली तब आएगी जब हम पुनः उसका विवाह करवाएंगे, यानी विधवा पुनर्विवाह। ठीक है। अब इसमें यानी नेटिव में बाल विवाह में तो आप सोचो कि बच्ची की उम्र ही विवाह की नहीं है, उसका विवाह हो गया तो उसको विवाह की ही समझ नहीं है और मां कब बनना चाहिए इसकी भी समझ नहीं है। ऐसी स्थिति में जच्चा बच्चा दोनों को खतरा। बहुत सारी जो है कम उम्र की लड़कियों की मां बनने के दौरान मृत्यु हो जाती थी, इतनी विडंबना थी। और इसके पीछे एक धारणा यह भी थी कि लोग जो है कम उम्र में विवाह कर देते थे, कन्यादान करते थे। 10 वर्ष से ज्यादा उम्र की हुई नहीं तो कन्यादान करके फुर्सत कर लेते थे। लेकिन विवाह के लिए जब तक मानसिक और शारीरिक दोनों मजबूती ना हो जाए, 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को इन लोगों ने रोकने का प्रयास किया। इसके लिए यह एक्ट लाया गया। बाद में आप देखिए 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, जिसमें 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह नहीं हो सकता। इस मामले को रखनाबाई केस से भी आप जोड़कर देखिए। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलन में केंद्र में नारी थी, क्योंकि नारी जो आधी दुनिया है वो कैसे सामाजिक बुराइयों की शिकार थी, कैसे उसका शोषण किया जाता, शारीरिक मानसिक हक हर प्रकार से। तो उसके अगेंस्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बीएम मालावारी, डी.के. कर्वे और तमाम जो लोग थे एक्टिव हुए थे। अगला क्वेश्चन, सूची दे सुमिलित कीजिए। पावना एका संथाल ताना भगत। अब मिलान कर दो। एक पावना क्या था? विद्रोह 1873-85 में, ये बंगाल में शुरू हुआ था। और इसमें आप जानते हैं कि एक नारा बुलंद हुआ था कि यहाँ की जो रैयत थे वो कहते थे कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। बाद में बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 के तहत इनकी स्थिति को कुछ सुधार आ गया। एका आंदोलन को अगर आप देखो तो 1922 में मदारी पासी, सहदेव वगैरह के द्वारा बहराइच, सीतापुर में लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया गया था कि शोषण ना हो किसानों का। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानी के नेतृत्व में यह जनजाति विद्रोह था 1855-56 में जो है शुरू हुआ था। संथाल एरिया, संथाल एक जनजाति है। बिहार में ये चीजें शुरू, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था
वहां से ये शुरू हुआ। सिद्धू और कानू इसके नेता थे। ताना भगत ये भी छोटा नागपुर क्षेत्र से ही जुड़े हुए थे। ये भी एक विद्रोह का नेतृत्व किया ताना भगत ने, शोषण के विरुद्ध, जो शोषण सत्ता के द्वारा होता था उसका विरोध किया, जमींदारों के द्वारा जो शोषण होता था उसका विरोध किया। इस तरह से इनको हम मिला सकते हैं। तो ए में 2, एक मिलाने पर ही आ जा रहा है, बी में 3, सी में 1। तो इस तरह से इनको आप देख लो। अब मान लीजिए अभी तो ये क्रोनोलॉजी पूछ लिया, अच्छा बन गया प्रश्न। कल को पावना कौन से मुद्दे पर, एका कौन से मुद्दे पर, और इस सबको मुद्दे डाल देंगे, या कोई स्पेसिफिक इसकी जो विशिष्टता होगी उसको डाल देंगे और कह देंगे मिलान करो। करेक्टर, मेन करेक्टर क्या है उसका, कोई स्लोगन है तो स्लोगन, कोई न्यूज़पेपर है तो उसको न्यूज़पेपर, कोई ग्रंथ है तो ग्रंथ डाल करके जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, यानी नए ढंग से क्वेश्चन बना देंगे। इसको इस तरह से भी आप देखो। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसको आप देखो, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है। भारतीय जल सेना अधिनियम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन, सांप्रदायिक निर्णय। अब ये बहुत महत्वपूर्ण जो है घटनाएं इसमें दी गई हैं। तो इनमें आपको अब देखो बहुत माइन्यूट ढंग से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको दिमाग में रखना है। भारतीय जल सेना अधिनियम ये तो सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी 6 अप्रैल 1930 को शुरू होता है, ये भी सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी 1931 तक चला है, लास्ट में शुरू हुआ है। पहला तो जो है 1930 में ही शुरू हुआ था, फिर दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। सांप्रदायिक निर्णय यानी 19, इसमें 33 है, ये 1932 था। कम्युनल अवार्ड, ये रैमजे मैकडोनाल्ड जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, उन्होंने इसकी घोषणा अगस्त 1932 में किया। इसके तहत क्या थे, पहले तो इस प्रश्न को हल कर देते। इसमें क्या है, डी वाला सही है, दिमाग में रखें। ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी रिपीट की संभावनाएं रहती है। कम्युनल अवार्ड में क्या हुआ बच्चों कि दलितों को भी पृथक आरक्षण दे दिया गया और इनको हिंदू समुदाय से अलग करके, वही डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसमें इन्होंने जो विभाजनकारी प्रक्रिया शुरू की भारतीय हिंदू समाज को बांटने की, उसी की अभिव्यक्ति है सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड या निर्णय। इसके विरोध में गांधी ने जो है अनशन किया और बाद में जो है हम देखते हैं पूना पैक्ट होता है 26 सितंबर 1932 को। अंत में यह सहमति हुई कि ठीक है हम दलितों को आरक्षण देंगे, लेकिन दलितों का चुनाव सामान्य आरक्षण व्यवस्था के तहत होगा। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, हमारे समाज के जो SC ST भाई बहन हैं उनका जो प्रतिनिधित्व होता है उनमें हम सामान्य निर्वाचन के तहत उनको चुनते हैं, क्योंकि वो समाज के ऐसे वर्ग से हैं जो मेन स्ट्रीम सभी जुड़े हुए नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है कि बहुत तेजी से ये समाज भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे इसी समाज की टीना डाबी IAS टॉप कर रही है जो दलित समाज से है। तो ये गौरवपूर्ण स्थिति है कि हमारी दलित वर्ग की बेटियां इतनी प्रतिभावान हैं कि IAS को टॉप कर रही हैं। तो हमारा समाज बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। ये लोकतंत्र के विकास के लिए भी अच्छा है, महिला के विकास के लिए भी है और भारतीय समाज के विकास के लिए भी अच्छा माना जाता है। इस तरह से भी इनको हम देख सकते हैं। अब इसको भी आप जो है अच्छे से सेट कर ले माइंड में। साइमन आयोग की नियुक्ति कालक्रमानुसार क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, सेट करो माइंड में। साइमन आयोग की नियुक्ति, अब साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, 1927 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 13 अप्रैल। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी, 1930। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी, 1915। अब ये घटनाएं अगर आपको याद है तो आप इजीली चीजों को सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले कौन सी घटना को लेंगे हम, तो सबसे पहले अब देखो दो विकल्प, यानी फिरोज शाह मेहता से काम नहीं चलने वाला, आपको और घटनाएं भी दिमाग में होनी चाहिए। तो अब आपके दिमाग में क्या है कि फिरोज शाह मेहता के बाद दूसरी घटना कौन सी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि नंबर 1 पर इसको रख दो, नंबर 2 पर ये रख दो, नंबर 3 पर ये रख दो, नंबर 4 पर ये रख दो। तो इस तरह से हम देखते हैं तो इसमें A विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इनकी
नियुक्ति इसी हिसाब से हुई थी। तो आपके दिमाग में ये क्रोनोलॉजी सेट होनी चाहिए। एक बार बस थोड़ी सी आपको साधना करनी है, उसके बाद सारा सेट हो जाएगा मामला। अगला क्वेश्चन, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। ए, लाल किला दिल्ली में, बी, ग्वालियर फोर्ट में, सी, आमेर फोर्ट जयपुर में, डी, आगरा फोर्ट में। इजी क्वेश्चन है। लाल किला में, तो लाल किला में बच्चों जो है ये चलाया गया था। और इसमें हम देखते हैं कि कैसे इस मुकदमे में भोला भाई देसाई ने नेतृत्व किया था। बाद में जवाहरलाल नेहरू भी जो है वकील की पोशाक पहनकर आए थे। और चूंकि इसमें शाहनवाज, ढिल्लो और प्रेम सहगल जैसे लोग थे, इसमें हिंदू, मुसलमान और प्रजाति के, समुदाय के, संप्रदाय के लोग थे, तो सब एकजुट हो गए थे। अंत में लॉर्ड वेवल ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को रफे दफे किया। तो इस तरह से ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट था। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्षमुक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहता था। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। अब इसमें आप देखो तो कथन ए और आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए आर दोनों सही, परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। कथन ए सही किंतु कारण आर गलत है। कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही नहीं। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सोच विचार कर आप देखेंगे। अब इसमें अगर आप देखो तो व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन कारण तो सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो सही नहीं है, क्योंकि व्याख्या के लिए जो आधार होने चाहिए वो सिर्फ एक रीजन से नहीं बनते। जब भी आप कथन कारण के प्रश्न को हल करो तो एक ट्रिक आपको बता रहा हूं कि आर तो आपने देख लिया, जब व्याख्या सही बात की जाती है तो व्याख्या में बहुत सारे डायमेंशन आ जाते हैं। जब बहुत सारे डायमेंशन जब आ रहे हैं तभी व्याख्या सही होगी। सिर्फ एक रीजन सामान्य रूप से दे देने से व्याख्या सही नहीं होती। इस बात को आप ध्यान में रखो। हाँ, अगर व्याख्या में के क्रम में जो उसने रीजन दिया है वही मूल रीजन है, तब वो व्याख्या करती है। इसको दिमाग में रखो कि व्याख्या के संदर्भ में बहुत सारे डायमेंशन आएंगे। क्या बहुत सारे डायमेंशन में कोई ऐसा डायमेंशन है जो मेन वही है, उसी पर सब डायमेंशन डेवलप हुए हैं, तब आप व्याख्या सही कर लोगे, अन्यथा व्याख्या सही नहीं। इज इट क्लियर? इस तरह से इसमें जो है व्याख्या सही नहीं है। ए आर तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया। तो इसमें अगर आप देखो केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो दोनों सही, ना तो एक सही और ना ही दोनों सही। तो एक तरह से देखिए आप तो ये दोनों गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से नहीं, बहुत पहले से अगर आप देखो इन सारी चीजों को मान्यता मिल गई थी, लेकिन राष्ट्रीय पंचांग को इस समय अपनाया गया था, ये गलत है। और विक्रम संवत पर आधारित नहीं बल्कि ये शक संवत पर आधारित है। शक संवत का समय 78 से शुरू होता है, जबकि विक्रम संवत का समय जो है 57 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है, जब विक्रमादित्य ने किसी शक शासक को हराया था। लेकिन विक्रम संवत को मान्यता नहीं दी गई है राष्ट्रीय पंचांग के संदर्भ में, उसमें शक संवत को मान्यता दी गई है। इसे ध्यान रखेंगे। इसमें ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा, यानी दोनों गलत है। 21 नंबर क्वेश्चन पर देखें। इलाहाबाद की संधि, मंगलोर की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास की संधि, इनको मिलान करना है विभिन्न संधियों को। अक्सर मैं जब लाइव क्लास लेता हूं या मतलब ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में, तो बच्चों को बताता हूं कि सारी संधियों की 18वीं शताब्दी की सारी संधियों को आप माइंड में सेट कर लो। आज नहीं तो कल जो है इस पर क्वेश्चन आएंगे। अब घटनाओं से जोड़ करके उसको सेट करते जाओ क्रोनोलॉजिकली,
प्रश्न आना ही आना, और हर बार हम देख रहे हैं किसी न किसी संधि को लेकर क्वेश्चन जो है बन रहा है। अब इसमें देखो, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 अगस्त में हुई थी। मंगलोर की संधि कब हुई थी? ये 1784 में हुई थी। सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 हुई। और मद्रास की संधि कब हुई थी? 1769। यानी इलाहाबाद की संधि जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी शाह आलम मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को दिया था, तब इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसके बाद आप देखिए, जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत होता है, हैदर अली की पोजीशन अच्छी होती है, तो अंग्रेजों को जो है मद्रास की संधि 1769 में करनी पड़ी, क्योंकि आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध 1767 में शुरू हुआ था, 66-7 से। तो इस तरह से इनको देखो, मंगलौर की संधि जो हुई थी 1784 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति इसी संधि से हुई थी, जब जो है वारेन हेस्टिंग्स और जो है टीपू के बीच ये संधि हुई। कारण ये भी था कि एक तरह से देखो आप, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये साथ ही हो रहे हैं। अंग्रेजों को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। इसी चक्कर में तो सालबाई की संधि जो है महादाजी सिंधिया के सहयोग से कर लिए अंग्रेज की, कम से कम एक मोर्चे पर हम हटें। और फिर दूसरी संधि जो मंगलौर की संधि होती 1784 में बच्चों, टीपू का और अंग्रेजों के बीच, इसमें भी यही था। खैर, इस बीच एक चीज ये भी माना गया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का भी कहना था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे, कि आप फालतू क्षेत्रीय विस्तार ना करें, युद्ध को अवॉइड करें। यद्यपि कॉर्नवालिस इन बातों को माना नहीं। बाद में आप देखिए कि जब कॉर्नवालिस आया तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो प्रावधानों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव रहा, लेकिन ये तो गवर्नर जनरल की पर्सनालिटी पर बेस्ड है। तो इस तरह से आप मिला लो, तो ए में 4, एक ही को पकड़ लेंगे आप, सही हो जाएगा। तो इस तरह सही हो जाएगा। यद्यपि ये विकल्प थोड़ा इजी बना दिया, कम से कम 2 को सही, 2 तो जो है होने चाहिए ऐसे कि उसको देखे, तभी जटिलता आएगी। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। अब इनको आप देखो, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब एक एक को आप लिखते जाओ। ये 26 सितंबर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, ये सब ऐसी बड़ी घटनाएं हैं कि ये कल को आपसे 26 सितंबर भी पूछ सकते हैं। 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 24 सितंबर, सीधे सीधे आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी घटना। तो आप इनको दिमाग में रखो कि कैसे ये घटनाएं जो घट रही हैं किस रूप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्लियर बात? 3 को समझो आप। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था बच्चों? 5 मार्च 1931 को। क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 में। स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। भारतीयों का सहयोग लेने के लिए, संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्रिप्स मिशन आया था, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव फेल हो चुका था। इसमें संवैधानिक सभा बनाने की बात की गई थी, कार्यकारी परिषद बनाने की बात की गई थी, भारतीयों को सहयोग लेने की बात की गई थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। ऊपर वाला जो मैंने गांधी इरविन समझौता की बात की, गांधी इरविन समझौता जो था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए था। क्यों? क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था बिना कांग्रेस के, तो उस गोलमेज सम्मेलन नाम मात्र का रह गया था। क्यों? क्योंकि आप मान के चलो कि लगभग 80% जनता का प्रतिनिधित्व जो है हुआ ही नहीं था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अगर आप देखो तो ये 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं कि कैसे कालानुक्रम में आप लगा देंगे। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सबसे पहले यही 4th को ले लीजिए। 4th को लेने के बाद फिर कौन सा आएगा? फिर आ जाएगा गांधी इरविन समझौता, फिर सेकंड आ गया। अच्छा, 2 में देखो, इसमें 2 दिन
दो दो दे दिया, देखिए यहां थोड़ा सा जटिलता लाई। फिर क्या आ गया, पूना पैक्ट आ गया 32 में, और फिर क्रेप्स मिशन आ गया। इसमें सी सही हो गया विकल्प। इसमें देखिए मैं कह रहा था तो थोड़ा सा इसने किया कि दो 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 में सही है, और होना भी चाहिए ताकि जो बच्चा पढ़ा है, ढंग से व्यवस्थित पढ़ा है, उसको बेनिफिट मिले। ये चीजें जो है जरूरी हो जाती हैं। अब आप जानते हैं ये घटनाएं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो घट रही हैं, वो आंदोलन के विकास को भी, ब्रिटिश सरकार के रिएक्शन को भी व्यक्त कर रही हैं। इस संदर्भ में इनको थीम में भी, माइंड में एक थीम बना लो, आंदोलन का विकास कैसे हो रहा 1885 से लेकर के, यानी आईएनसी के गठन से लेकर के, कैसे उदारवादी, अनुदारवादी, क्रांतिकारी, गांधीवादी, साम्यवादी, फिर समाजवादी कैसे घटनाएं हो रही हैं, इनको आप सीक्वेंस में सेट कर लो माइंड में। तो अभी तो मान लीजिए इसने क्रोनोलॉजी पूछ लिया है, कल को जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कल को मेन कंटेंट पूछ ले कि पूना पैक्ट दलित आरक्षण से, गांधी इरविन समझौते को क्या कहते हैं, दिल्ली समझौता कहते हैं, क्रिप्स मिशन भारतीयों को सहयोग लेने के लिए कोशिश की, सविनय अवज्ञा आंदोलन करना देने का आंदोलन था, कानून तोड़ो आंदोलन था। कोई न कोई एक की पॉइंट जो है उसको लेके इस की पॉइंट को इसमें पुट करने की बात की। इस तरह से इनको भी आप देख सकते हैं। इज इट क्लियर? अगला, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? 1, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो आप जानते हैं कि बंगाल का विभाजन ही इसीलिए हुआ था, क्योंकि बंगाल, अविभाजित बंगाल राष्ट्रीय चेतना का प्रखर केंद्र था। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। अब इसमें अगर आप देखो तो पूर्वी बंगाल तो समझ में आता है जो है, असम नामक एक नया प्रांत तो बनाना है, सिलाहट जो है उसके एक जिले को इसमें ले लिया गया था। इस तरह से इनको जो है बना दिया गया था। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य यही था बच्चों कि कैसे भी करके राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा है, उस राष्ट्रीय आंदोलन में हम देखें कि कैसे इनको हम तोड़ें, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ें। क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता को अगर हम तोड़ देंगे तो इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाएगा, और राष्ट्रीय आंदोलन जब कमजोर हो जाएगा इससे हमारे शासन प्रशासन को और मजबूती मिल जाएगी। इस आधार पर इन्होंने निर्णय लिया कि हम कैसे भी करके राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत ना होने दे। बंगाल जो था राष्ट्रीय चेतना का प्रखर केंद्र था। बंगाल क्या था? राष्ट्रीय चेतना का प्रखर केंद्र था। इस चेतना को अगर हम जो है ब्रेक नहीं करेंगे तो आने वाले समय में सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि हो सकता है कि हमारी सत्ता को भी उखाड़ फेंके। अब आप देखो कि बंगाल में ही राष्ट्रीय चेतना सबसे पहले आई। बंगाल में ही राष्ट्रीय चेतना सबसे पहले आई। कारण ये था कि अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शासन प्रशासन यहीं शुरू हुआ भाई, प्लासी यहीं हुआ, बक्सर यहीं हुआ, तो राष्ट्रीय चेतना यहीं आई। राष्ट्रीय चेतना के आने से हुआ ये कि यहीं से चेतना हर जगह फैल रही है, हिंदू मुस्लिम एकता भी दिख रही है। अब इनको क्या लगा, कैसे करें हम? इनको लगा कि कोई आधार हम बनाए कि प्रशासनिक दक्षता के लिए, मुसलमानों के विकास के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण भी हो जाएगी। इस आधार पर हम आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर देंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण हो जाएगा और राष्ट्रीय चेतना ब्रेक होगी। यानी राष्ट्रीय सामाजिक आधार जो हिंदू मुस्लिम एकता से बन रहा है उसको तोड़ो, ये मेन चीज थी। इसलिए सारे काम कर रहे थे और अंत में देखिए कि इसमें कामयाब भी हुआ। बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। यद्यपि इसके विरोध में जो हमने शोक दिवस के रूप में मनाया और टैगोर के कहने पर सुबह गंगा स्नान करके एक दूसरे के हाथ में जो है हम लोग एकता के रूप में राखी भी बांधे, वंदे मातरम गाते हुए सड़कों पर प्रभात फेरियां निकाली गई। लेकिन हम देखते हैं कि मुसलमानों की भागीदारी इस बंग विरोधी आंदोलन में
प्रभावित हुई। इस तरह से अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों को अलग करने में कामयाब हो गए। तो लॉर्ड कर्जन का भी उद्देश्य यही था। आप देखो कि लॉर्ड कर्जन कहता है कि कांग्रेस मर रही है, मेरी इच्छा है कि मेरे सामने ये मर जाए और मैं इसका दाह संस्कार करूं। समझो बात को, मेरी इच्छा है कि मैं इसका दाह संस्कार कर दूं। और राष्ट्रीय आंदोलन की वाहक ही है कांग्रेस, राष्ट्रीय आंदोलन की वाहक ही है कांग्रेस। तो इसको कैसे ब्रेक किया जाए? तो वही डिवाइड एंड रूल। अब डिवाइड एंड रूल को हम कहां एग्जीक्यूट करें? जो प्रखर केंद्र हो, राष्ट्रीय चेतना का प्रखर केंद्र हो। प्रखर केंद्र बंगाल में है। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल रूल आया, वहीं अंग्रेजी शिक्षा, वहीं पश्चिम के विचार आए, वहीं से सारी चीजें आई। इसलिए जो है इसको हम देख सकते हैं और अंत में इसमें कामयाब भी हुए। तो उन्होंने यही किया कि नया प्रांत बना दो, हम प्रशासनिक दक्षता के लिए नया प्रांत भी बना रहे हैं। जबकि जो कुछ मुस्लिम बहुल एरिया था उसको इसमें से जोड़ दिया गया, असम से निकाल के सिलहट वगैरह को। इस तरह से अपना हाथी के दांत खाने को और दिखाने को वाली कहावत चरितार्थ हो रही है कि यहां हम प्रशासनिक दक्षता की बात कर रहे हैं और मेन उद्देश्य हिंदू मुस्लिम विभाजन की बात कर रहे हैं। आगे इसी को आप देखिए कैसे फिर मुस्लिम लीग का गठन हो गया, करवाया इन लोगों ने, आगा खाकर एक प्रतिनिधिमंडल गवर्नर जनरल से मिला। फिर बाद में पार्लियामेंट सुधार आ गया। फिर हमने भी गलतियां की, लखनऊ पैक्ट करके सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया को एक्सेप्ट कर लिया, बहुत ब्लंडर मिस्टेक कांग्रेस का, और इसी की चरम परिणति जो है भारत विभाजन। तो इस तरह से ये दोनों काम जो किया लॉर्ड कर्जन ने, वो इसीलिए किया कि राष्ट्रीय चेतना ब्रेक हो, हिंदू मुस्लिम एकता ब्रेक हो, भारतीय समाज का, भारतीय राष्ट्रीय समाज ना बन सके। एक अच्छा शब्द आ गया, भारतीय राष्ट्रीय समाज ना बन सके, इसको ब्रेक करो। और यही चीजें आ गया, उन्होंने और बढ़ाया इस चीज को। तो इस तरह से इनमें से एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजगोपालाचारी, सी चित्तरंजन दास और डी BP मीनन। तो सी राजगोपालाचारी ने ही CR फार्मूला बनाया था। ये 1944 के आसपास ही चीजें आ गई थी, अगर आप एक तरह से देखो तो। और यही नहीं बच्चों, बाद में इसी आधार पर विभाजन भी हो गया। यानी सी राजगोपालाचारी व्यवहारिकता को समझते थे, प्रैक्टिकलिटी को समझते थे, और अंत में विभाजन भी इसी आधार पर कमोबेश, जो माउंटबेटन योजना आई, डिकेवर्ड मनबाटन योजना जिसे हम कहते हैं, आई, तो इसी आधार पर भारत और पाकिस्तान का सृजन हुआ। इस तरह से हम CR फार्मूले को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे? ए पार्थ सारथी गुप्त, बी S गोपाल, सी BR नंदा, डी बिपिन चंद्र। इसमें अगर आप देखो बच्चों तो डी बिपिन चंद्र थे। बिपिन चंद्र ने यह पुस्तक लिखी। बिपिन चंद्र नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रमुख थे। आधुनिक भारत के इतिहास लेखन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। स्पेशली जो गांधीवादी युग का मूवमेंट है, सांप्रदायिकता का जो मुद्दा है, उस पर भी इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत साइंटिफिक और रेशनल वे में चीज़ों को वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया। और ये वाली पुस्तक द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इस पुस्तक को चूंकि मैंने खुद पढ़ा है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। जनरल स्टडी के लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शनल की अच्छी बुक है, मानी जाती है। बिपिन चंद्र का इस रूप में बड़ा योगदान है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन यह है कि उनकी किताबें अजर अमर रूप में हमें प्रेरित करती हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो।